Hello friends, a warm welcome to everybody. Today I am here to discuss organic chemistry paper of NEET 2021. Alright. So हमारे NEET 2021 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कितने क्वेश्चंस आए थे और वो किस तरीके से थे, उसको कैसे टैकल करना था या क्या गलतियां हो सकती थी या उनका दिमाग कैसे चला एग्जामिनर्स का और उन्होंने कैसे पेपर सेट किया, यही आज हम यहाँ पे आज के इस सेशन में देखेंगे. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन. मेरे पास जो पेपर है वो कोड P3 का है, ठीक है. फिर भी अगर आपके पास दूसरा कोई कोड होगा तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ओरली बताने वाला हूँ, बहुत ही धीरे धीरे. वो क्वेश्चन आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके और फिर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है. देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है वो है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन डिहायड्रोहॅलोजनेशन रिएक्शन. तर इथे डिहायड्रोहॅलोजनेशन रिएक्शनचं बोललं जाते. ताबडतोब मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, ज्या चुका होतात मी तुम्हाला वर्गात वेळोवेळी सांगितलेलंच आहे, ते परत एकदा सांगतो की काय चुका होत असतात आपल्या इथे, की आपण प्रश्नांना नीट अनालायझच करत नाही आणि ताबडतोब कन्क्लुजनवरून उत्तर टिक करायच्या मागे लागतो. हे बायोलॉजी नाही, हे केमिस्ट्री है. इथे मडकं वापरावं लागणार मानेवर ठेवलेलं, ठीक है. सो बहुत ही केयरफुली इसको देखना होगा कि क्या पूछा है और उसी के हिसाब से आंसर टिक करना है. जल्दबाजी में नुकसान होगा, अति घाई संकटात नाही, उगाच म्हणत नाही, बरोबर. सो इन दैट केस डिहायड्रोहॅलोजनेशन कहा तो इमिडिएटली याद आना चाहिए, ये बीटा एलिमिनेशन आहे. हायड्रोजन आणि हॅलोजन निघणार आहे आणि अल्किन्स तयार होणार आहेत, हे आठवलंच पाहिजे तुम्हाला, ते पण विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स. इतकी चांगली प्रिपरेशन तुमची असली पाहिजे. फ्लो चार्ट्स बनवले असतील मी सांगितल्याप्रमाणे, तर माझ्या मते ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीचे ज्या 10-15 एक प्रश्न होते ते 15-16 प्रश्नांना सोडवण्यासाठी 10 मिनिटं पण खूप झाले. अख्खाच्या अख्खा पेपर NCERT बेस्ड होता, पण त्याच्यामध्ये ट्विस्ट मात्र होते. आणि माझ्या वर्गामध्ये जितक्या पण विद्यार्थ्यांनी माझे सगळे लेक्चर्स अटेंड केलेले आहे, ICT मध्ये मी जे काय शिकवलेलं आहे ते सगळं तुम्ही फॉलो केलेलं असेल, तुमच्या नोट्स व्यवस्थित ठेवल्या असतील, मी रायटिंग नोट्स ज्या इथे दिलेल्या आहेत त्या, तर तुमचाच फीडबॅक असेल हा. ज्यांनी एक्झाम आतापर्यंत दिली मी त्यांच्याविषयी बोलतोय. तुमचाच हा फीडबॅक असेल की सर काहीही वेगळं आलं नाही, सगळंच माहिती होतं, पण ज्या काही चुका झाल्या त्या आमच्या मूर्खपणामुळे झाल्यात असंही तुम्ही म्हणाल. पण माझी अपेक्षा आहे की तुमच्या चुका मिनिमम असतील ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीमध्ये. एक वेगळाच कॉन्फिडन्स असेल की सरांनी जे घेतलं होतं तेच आलं, सरांनी घेतलं होतं तेच आलं असं म्हणण्यापेक्षा माझं मोठे पण त्याच्यामध्ये नाही. मी जे काय शिकवलं ते जेवढं तुम्हाला गरजेचं होतं त्याच्यापेक्षा किंचित जास्तच शिकवलं आणि तुम्ही माझ्यावर ट्रस्ट ठेवून त्याचा व्यवस्थित रिव्हिजन आणि अभ्यास केला, म्हणून तुम्हाला ते समजलं असेल आणि सोपं गेलं असेल. हेच असतं, बाकी काही लॉजिक नाही आहे, ठीक आहे. तर पहिला जो प्रश्न इथे माझ्या डोळ्यासमोर आलेला आहे तो हा आहे, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent to ene. This product formation is based on. अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके रिएक्शन ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं थी. ये सिर्फ आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए था क्वेश्चन. ये एप्लीकेशन बेस्ड एंड वी कैन से लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था. वेरी इजी क्वेश्चन था. हम कह सकते हैं ये अल्किन चैप्टर में भी हो सकता है बिकॉज अल्किन बन रहा है, या हेलो अल्किन्स में भी हो सकता है बिकॉज हेलो अल्किन से तैयार हो रहा है. तो दो चैप्टर्स को कंबाइन करके बनाया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं. हेलो अल्किन फ्रॉम 12th, अल्किन फ्रॉम 11th. तो इन्होंने क्या पूछा है, वैसे तो हम डायरेक्टली ओरली पता लगा सकते हैं. डिहाइड्रोहैलोजनेशन दैट इज बीटा एलिमिनेशन में हमेशा मेजर प्रोडक्ट सेट्जेस रूल के तहत बनते हैं. ये तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर रखा है. फिर भी चलो कुछ लोगों को ये रिएक्शन की जरूरत होगी तो हम रिएक्शन को भी देख लेते हैं. क्या दिया है, 2-ब्रोमोपेंटेन. अब बहुत से स्टूडेंट्स को क्या होता है, नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत होती है. तो दोस्तों जो भी IUPAC नेम दिया है ना, उसका वर्ड रूट फाइंड करने की कोशिश करिए. हमेशा यही याद रखिए कि वर्ड रूट क्या होगा वो पता लगाना है. सो 2-ब्रोमोपेंटेन, पेंट विल बी द वर्ड रूट ओव्हर हियर. 5 कार्बनचा वर्ड रूट आहे, तर तो ड्रॉ करून घ्यायचा. 1 2 3 4 5. कुठून नंबरिंग द्या, समजा इकडून देऊ 1 2 3 4 5. सेकंड पोझिशन वर काय म्हणतात ते ब्रोमीन. बाकीचं काहीच नाही, मग बाकीचे हायड्रोजनने सॅटिस्फाय करा व्हॅलेन्सीज. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन. बहुत ही आसानी से हमने ड्रॉ कर लिया. इसका डिहाइड्रोहैलोजनेशन करना है, जनरली हम अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं,
ये याद नहीं आया तो भी उन्होंने बताया है डिहाइड्रो हैलोजनेशन करना है। तो पहले तो हमेशा ब्रोमीन जाएगा डिहाइड्रो हैलोजनेशन में, पहले अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप निकलता है और फिर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे ये भी कार्बन बीटा कार्बन है बिकॉज वो डायरेक्टली कनेक्टेड है अल्फा कार्बन को, ये भी कार्बन बीटा कार्बन है बिकॉज ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है अल्फा कार्बन को। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला जाए और डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया जाए, या इधर वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया जाए, ये डाउट जब आता है तो सेटजेफ रूल आपको मदद करता है। सेटजेफ का दूसरा नाम जेडसेफ भी है, कुछ बुक्स में जेडसेफ दिया है और कुछ बुक्स में सेटजेफ दिया है, दोनों भी सेम ही मतलब है। तो हाइड्रोजन वहां से निकालिएगा जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन होंगे, ऐसा सेटजेफ ने कहा था। तो इसलिए हमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा एंड प्रेफरेंशियली मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 Pent2ene will be formed as major product according to Setzeff's rule। असं का, कारण हा जो अल्किन तयार झालाय हा अल्किन जास्त स्टेबल आहे। या कार्बनकडे 3 अल्फा हायड्रोजन आहेत, या कार्बनकडे 2 अल्फा हायड्रोजन आहे, टोटल 5 अल्फा हायड्रोजन असल्यामुळे 5 वेळेला हायपर कॉन्जुगेशन होईल आणि तेवढे जास्त हायपर कॉन्जुगेशन असतात तेवढाच तो अल्किन स्टेबल असतो, हे आपल्याला माहिती आहे। म्हणून सेटजेफ रूलने हा रूल दिलाय की हायड्रोजन काढायच्या वेळेला त्याच कार्बनवरून हायड्रोजन काढा ज्याच्याकडे कमी हायड्रोजन असतील, जेणेकरून आपल्याला मेजर प्रोडक्ट हायली सबस्टिट्यूटेड अल्किन मिळेल। असं स्टेटमेंटच आहे सेटजेफ रूलचं, एवढ्याची गरजच पडत नाही। तुम्हाला बघितल्या लक्षात आलं पाहिजे डिहायड्रो हॅलोजनेशन मध्ये सेटजेफ रूल वापरतात। ऍडिशन ऑफ HBr वगैरे मध्ये मार्कोनिकोव्ह किंवा अँटी मार्कोनिकोव्ह वापरतात। हे तुमच्याकडनं रटवून घेतलं होतं त्यावेळेला, ज्यांच्या लक्षात असेल त्यांना हा क्वेश्चन अगदी 10 सेकंदाच्या सॉल्व्ह झाला असेल। ठीक आहे, पुढे 60th क्वेश्चन बघा, व्हाट इज IUPAC। बघा IUPAC वर किती इनडायरेक्टली प्रश्न विचारले। मी हमेशा I used to say always, आठवतंय तुम्हाला लेक्चर्स मध्ये मी नेहमी म्हणायचो IUPAC वर स्ट्रेट फॉरवर्ड नाही तर निदान इनडायरेक्ट क्वेश्चन्स असतात। हा पहिलाच क्वेश्चन बघा, त्यांनी IUPAC नेम दिलं होतं, त्याच्यावरून स्ट्रक्चर काढायचे होते, म्हणजे हा IUPAC ला सुद्धा कंबाईन क्वेश्चन आहे, बरोबर। पुढचा क्वेश्चन जो आहे तो बघा किती छान आहे, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन दी है और वो पूछ रहे उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका IUPAC नेम बताओ। मतलब यहाँ पे आपको रिएक्शन का नॉलेज भी चाहिए और IUPAC का नॉलेज भी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए IUPAC का। तो इन्होंने क्या किया है, एसीटोन दिया है, उसका भी देखो नाम दिया, स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत टाइम चला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको आदत है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिया है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ड्राई ईथर है, ठीक है। अब देखो ये अल्डिहाइड या कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे अल्डिहाइड एंड कीटोन दिया हुआ है और नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है GOC, मतलब अल्डिहाइड कीटोन 12th का, GOC 11th का, इन दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो ये कॉमन सेंस से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वाले रिएक्शन हम सबकी फेवरेट है, हमें पता है क्या करना होता है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप नेगेटिव होता है, वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाएगा बिकॉज कार्बोनिल कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होता है एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी, पहले आपका इथाइल ग्रुप अटैक करेगा कार्बन पे, कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी थे, ये 5वां बनने जा रहा है, चलेगा क्या, नहीं। सो इन दैट केस पाई बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिटेन करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा। अब ये C2H5 चला गया तो Mg बिकारी बन गया, पॉजिटिव बन गया, उसके ऊपर ये O- अटैक कर देगा और आपको एक इंटरमीडिएट दे देगा CH3CO, O के ऊपर क्या लगेगा, MgBr CH3 और ये नीचे से क्या लग गया, C2H5 लग गया। यहाँ तक समझ में आया। फिर उन्होंने क्या किया है, एसिड हाइड्रोलिसिस करने के लिए कहा है, H3O पॉजिटिव, या फिर हम कह सकते हैं निकाल लेते H2 और H+ दिले का फर्क पड़ता है, कुछ भी ले लो, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, इधर H लगता है इधर OH लगता है, ये भी हम देख चुके हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा CH3COH CH3, मी C2H5 ला एक्सपांड करतो CH2CH3। अब उन्होंने पूछा ये जो प्रोडक्ट बना है, ऑब्वियसली कीटोन टर्शियरी अल्कोहल्स देतात हे सगळ्यांना माहिती है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट सोबत, तो ये जो प्रोडक्ट बना है उनका कहना है इस प्रोडक्ट का IUPAC नेम फाइंड आउट कीजिएगा। अब हम जानते हैं लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सिलेक्टेड एज पैरेंट चेन। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन की पैरेंट चेन बन सकती है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं ये सिलेक्ट करूं तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, अगर ये वाली सिलेक्ट करूं
तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो कोई भी सिलेक्ट करो, आपकी मर्जी। चलो ये वाली कर लेते हैं। नंबर द चेन सच दैट फंक्शनल ग्रुप हॅव्हिंग सफिक्स मस्ट गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर. काहीही झालं तरी फंक्शनल ग्रुप ज्याच्याकडे सफिक्स आहे त्याला कमीत कमी नंबर द्यावा, अशाच पद्धतीने कुठल्या तरी एका कोपऱ्यावरून नंबरिंग स्टार्ट करावी लागते, हे आपल्याला माहिती आहे. सो इन दैट केस वी मस्ट स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द अबाउट साइड. दिस विल बी 1 2 3 एंड 4. ठीक है. अब हम जानते हैं IUPAC नेम लिखते समय ये जनरल सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है. सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, अंत में आता है सेकेंडरी सफिक्स. सो इन दैट केस ऑन दिस पैरेंट चेन माय फ्रेंड्स, ये मिथाइल नाम का एक अल्काइल ग्रुप है जिसका हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स का दर्जा होता है. सो इन दैट केस उसके लोकेंट के साथ एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स मिथाइल को लिखना होगा. सो सेकेंड पोजीशन पे है मिथाइल, तो मिथाइल. फिर प्राइमरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स किसको कहते हैं? अगर पैरेंट चेन साइक्लिक होगी तो साइक्लो ये वर्ड लिखना पड़ता है प्राइमरी प्रीफिक्स के जगह पे. तो ये तो कोई साइक्लिक है नहीं, तो साइक्लो ये वर्ड आएगा नहीं. डायरेक्टली वर्ड रूट. पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4. तो 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या बनेगा? ब्यूट. फिर आता है प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? पैरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उस हिसाब से ANE, ENE या YNE लगेगा. सो प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ANE. फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स. OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है OL. और हम जानते हैं दोस्तों, अगर सेकेंडरी सफिक्स का इनिशियल लेटर वोवेल है तो प्राइमरी सफिक्स का E रिप्लेस करना पड़ेगा. सो इन दैट केस वी जस्ट हैव टू रिप्लेस दिस एंडिंग E बाय OL. कुठल्या पोझिशनवर आहे ते? सेकंड पोझिशनवर आहे. दैट्स व्हाई वी मस्ट राइट सेकंड पोझिशन एज वेल. सो द नेम इज कंप्लीटेड. 2 मिथाइल ब्यूटाइन 2 ऑल. असं आहे का कुठे दिलेलं आहे? कुठे? फर्स्ट ऑप्शन. बहुतेक तुम्हाला कळलेलं असावं अशी अपेक्षा आहे. माझे स्टुडंट्स असाल तर हे सगळं मी डिटेलमध्ये IUPAC घेतलेले. हा सिक्वेन्स काय हे तुम्हाला ऑलरेडी तोंडपाठ आहे. माझ्या मते काहीही अवघड वाटलं नसेल. खूपच सिंपल बेसिक रिएक्शन्स होत्या. फ्लो चार्ट्स बनवलेले असतील आणि तुमच्याकडे मी दिलेलं बेसिक नॉलेज असेल तर 10 मिनिट्स पण खूप झाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला, आहे की नाही? म्हणजे आपल्या ICT मध्ये माझ्या अध्यक्षतेखाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीत कधीही प्रॉब्लेम आलेला नाही कोणाला आणि येणारही नाही जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत. डोंट वरी अबाउट दॅट. जे कोणी रिपीट करणार असेल त्यांनी सुद्धा काळजी करू नका. कधीही मला कुठलाही डाऊट विचारू शकता तुम्ही. ICT तुमच्यासाठी कधीही ओपन आहे. कुठलाही न्यूनगंड बाळगू नका. बिंदास भेटायला या. तुम्ही रिपीट करता म्हणून आम्ही कोणी हसणार नाही तुमच्यावर. ठीक आहे. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और फोटो इफ यू रिक्वायर. ठीक आहे. पॉज करून सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. द RBC डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ. आता याच्यात काय सांगण्यासारखं नहीं. जब बायोमोलिक्यूल्स मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको एक टेबल की PDF भेज दी थी. आपको कहा था यहाँ पे इसका डेफिशिएंसी डिसीज लर्न करना इंपॉर्टेंट रहता है. सोर्सेज कोई पूछता नहीं, लेकिन विटामिन के अलग अलग नाम और उनके डेफिशिएंसी डिसीज या उनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको लर्न करने के लिए कहा था. ये बायोलॉजी में भी हुआ है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हुआ है. आप लोगों को कुछ खास मुश्किलें नहीं आई होंगी अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो तो. नेक्स्ट देखो, फिर से IUPAC नाम निकले. चलो दोस्तों, GOC के ऊपर इस बार बहुत क्वेश्चंस आए थे. फंडामेंटल्स के ऊपर जोर दिया था यहाँ पे नीट ने. ठीक है. करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डायमिथाइल DEC4-इन. आता काय होतं, याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करण्यापेक्षा सिंपल लॉजिक सांगतो. अशा केसमध्ये ते 4 स्ट्रक्चर्स दिलेत ना, त्यांनाच IUPAC नेम देऊन बघा. ठीक आहे. त्यावेळेला तुम्हाला लक्षात येईल सेकंड स्ट्रक्चरचं तसं नाव असेल तर मी डायरेक्टली सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो इथे. माझ्या या पेपर मध्ये ते सेकंड मध्ये आहे. तुमच्याकडे कुठला ऑप्शन आहे मला नाही माहिती. दिस इज योर स्ट्रक्चर ना. हाँ. सो अभी हम जानते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर में हमें पता है डबल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग चेन आपकी पैरेंट चेन होती है. तो यही आपकी पैरेंट चेन. थांबायचं ना, मी जरा याला हायलाइट करतो. दिस इज योर पैरेंट चेन, इजंट इट? अब इस पैरेंट चेन को नंबर देना है. कुछ भी हो जाए हमें लोएस्ट सम से कोई लेना देना नहीं है. फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर आना चाहिए. अगर नीचे से नंबर देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. अगर ऊपर से नंबर देते हैं तो 1 2 3 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. ऑब्वियसली ऊपर से नंबरिंग देनी पड़ेगी. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अब हमारे उस सीक्वेंस में लिखना जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या यहाँ पे? हाँ है। पैरेंट चेन पे मुझे 2 अल्काइल ग्रुप नजर आ रहे हैं, सेम ही अल्काइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो डाइमिथाइल है। कौन सी पोजीशंस पे? सेकंड एंड 6 पोजीशन पे। तो उनकी पोजीशंस पे मेंशन करनी पडती ॲज अ सेकंडरी प्रीफिक्स 2,6. 2 आणि 6 मध्ये कॉमा पाहिजे, नंबरच्या मध्ये कॉमास असतात, नंबर आणि नावाच्या मध्ये डॅश असतात. कुठलं नाव आहे? डायमिथाइल आहे. तो ये बन गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स. फिर प्राइमरी प्रीफिक्स. क्या पैरेंट चेन साइक्लिक नजर आ रही है? नहीं, तो कोई साइक्लो ये वर्ड नहीं आएगा. वर्ड रूट, कितने कार्बन से आपके पैरेंट चेन में? 10 कार्बन से, तो वर्ड रूट बनेगा डेक. प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड आ गया पैरेंट चेन में, तो डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स होता है ENE. कौन सी पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे, 4ENE. सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, तो नाम आपका कंप्लीट 2,6 डायमिथाइल डेक 4-इन. तेच विचारले ना, आहे बघा त्याच्यामध्ये दिलेले. समजलं? खूपच सोपा पेपर है. अब ये तो आपसे इतना रटा लिया था, मुझे तो लग रहा है आप नींद में भी इसका आंसर करेक्ट दे दोगे, है ना? कितना आसान है. आपको एक बहुत ही अलग खुशी महसूस हो गई होगी, यार क्या यार कितना बढ़िया, सर ने क्लास में कितना अच्छी तरीके से करवा लिया था. उम्मीद ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं गलत होने की. ठीक है. द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड. CX बॉन्ड ची बॉन्ड एंथैल्पीचा करेक्ट सिक्वेंस सांगा. हम जानते हैं ये तोड़ना है. बॉन्ड एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, तेच विचारले ना. हां, बॉन्ड एंथैल्पी विचारली. सगळ्यात जास्त एनर्जी कुठल्या बॉन्डला लागणार तोडायला? हा बॉन्ड तोडायला लागणारी एनर्जी, त्याला म्हणायचं बॉन्ड एंथैल्पी. आपल्याला माहिती आहे CF चे बॉन्ड लेंथ सगळ्यात कमी असते. CF सगळ्यात कमी बॉन्ड लेंथ वाला आहे. त्याच्यानंतर कोण असतं? CCl, थोडासा बॉन्ड मोठा आहे. मग असतो CBr, मग असतो CI. मग आपण याला म्हणू शकतो हे हॅलो अल्केन्स मधला प्रश्न आहे हा. ठीक आहे. मग आता किंवा आपण अल्केन मध्ये पण पाहिलेले आहे. सो CF, CCl, CBr एंड CI में सबसे कम बॉन्ड लेंथ है CF की. और हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ. जेवढी बॉन्ड लेंथ कमी तेवढा तो बॉन्ड तोड़ायला अवघड, तेवढी त्याची रिएक्शन कमी. सो इन दैट केस हम जानते हैं जब कोई आयोडाइड फ्लोराइड वगैरह होते हैं तो ज्यादा रिएक्टिव आयोडाइड्स होते हैं. क्यों? बिकॉज उनका बॉन्ड तोड़ना आसान होता है. अगर तोड़ना आसान है मतलब एनर्जी कम लगेगी, सो बॉन्ड एंथैल्पी इसकी कम रहेगी, इसकी थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसकी और ज्यादा रहेगी, एंड हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी CF की रहेगी बिकॉज वो टूटेगा ही नहीं. सो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहना चाहिए? CF, CCl, सॉरी, CBr एंड CI. होप सो आपको समझ में आ गया होगा. सो आंसर यहाँ पे वही है, 3rd नंबर. आपके ऑप्शन में कौन सा है मुझे नहीं पता. कळलं का सगळ्यांना? नेक्स्ट, द कंपाउंड विच शोज मेटामरिज्म इज. अब यहाँ पे उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए दोस्तों. C4H10O, C5H12, C3H8O, C3H6O. तो दोस्तों पहले तो ये पता लगाना हो कि ये क्या चीज है और मेटामरिज्म क्या है ये भी पता होना चाहिए. फिर से GOC के ऊपर क्वेश्चन है, देखो दोस्तों. ठीक है. सो इन दैट केस 4 दुने 8 आणि 2 10 म्हणजे अल्केनच्या फॉर्म्युलाच्या पुढे ऑक्सिजन आहे. जब अल्केन का फॉर्मूला के आगे ऑक्सीजन होता है तो या तो वो होता है अल्कोहल या फिर होता है वो ईथर. दोनों के लिए ये फॉर्मूला होगा. C5H12, 5 दुने 10 आणि 2 12, ये तो अल्केन है प्योरली. C3H8, 3 दुने 6 आणि 2 8, म्हणजे अल्केन के फॉर्मूला के आगे ऑक्सीजन, ये भी है अल्कोहल एंड ईथर. और ये C3H6, 3 दुने 6, अल्कीन, CnH2n. सो अल्कीन के फॉर्मूला के आगे ऑक्सीजन, ये होता है अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मूला. दोस्तों मैंने आपको बताया था मेटामरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में और उस साइड में कार्बन की चेन वैरी होती रहती है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है. अब अल्केन में फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो ये ऑप्शन हॉरिबल है. दूसरी चीज मैंने बताई थी, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में जनरली मेटामरिज्म नहीं होता. अल्डिहाइड्स तो पॉसिबल ही नहीं है. कीटोन्स के केस में हम जनरली पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं, मेटामरिज्म जनरली नहीं कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा. अब बच गया ये फर्स्ट और ये थर्ड. देखो कैसे आप, अगर आपको आता भी नहीं है ना तो एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ ना तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा. अब देखो अल्कोहल एंड ईथर में अल्कोहल्स कभी भी नहीं दिखाते, तो मेटामरिज्म कौन दिखाएंगे? ईथर्स दिखाएंगे. तो 4 कार्बन वाला ईथर ड्रॉ करते हैं एंड 3 कार्बन वाला ईथर भी ड्रॉ कर लेते हैं. ये 1 2 3 4 कार्बन वाला ईथर है
और 3 कार्बन वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं, 3 कार्बन वाला इथर C3H8O। अब मुझे बताओ इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं? 2 कार्बन इधर लिखेंगे तो फिर से 1 कार्बन उधर आ जाएगा, मतलब यही स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसका दूसरा कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे एक चांसेस है, 1 कार्बन इधर ले लो, 3 कार्बन एक ही साइड में आ जाएंगे और 1 कार्बन दूसरे साइड में आ जाएगा। सो देखो ये है डाइथाइल ईथर और ये है इथाइल मिथाइल ईथर, सॉरी प्रोपाइल मिथाइल ईथर। सो इन दैट केस 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, C4H10O के। सो यहाँ पे जो ईथर है मेटाबॉलिज्म दिखाएगा, C3H8O में जो है अगर आप देखोगे तो एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, ये कार्बन इधर भी लेगा तो फिर यही स्ट्रक्चर बनेगा, तो दूसरा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। So we can say that proudly C4H10O will be the particular functional group or molecular formula which can show metabolism. खूपच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता, मीडियम लेवलचा क्वेश्चन होता, थोडंसं जास्त लॉजिक वापरायचं होतं, ऍप्लिकेशन बेस्ड होता असं आपण म्हणू शकतो याला। ठीक आहे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और फोटो इफ यू रिक्वायर। अगेन जीओसी, जीओसीचाच क्वेश्चन होता, तो मी रब करतोय। Now, the major product of the following chemical reaction, उन्होंने एक रिएक्शन दी है दोस्तों, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की गलतियां यहीं पे होती है, इसलिए ये रिएक्शन कुछ खास है। ये अल्किन की केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, हेलो अल्किन्स का प्रिपरेशन हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। उन्होंने कहा है C6H5CO टेकन ट्वाइस O, ठीक है, इसके प्रेजेंस में करना है। सो दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। HBr की एडिशन अनसिमेट्रिकल अल्किन में हो रही है। आपने क्या होगा मार्कोनिकोव रूल अप्लाई किया होगा, ब्रोमीन को इस CH पे लगाया होगा, हाइड्रोजन को CH2 पे लगाया होगा, बिकॉज हम जानते हैं एज पर मार्कोनिकोव नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गो टुवर्ड्स दैट कार्बन ऑफ अ डबल बॉन्ड व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कुछ लोगों ने और भी दिमाग लगाया होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, सर ने बताया था हाइड्रेट शिफ्ट करो, टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, ब्रोमीन इधर चिपका दो। भाई ये भूल गए क्या? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr कैसे रिएक्ट होगा? एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से होगा। सो बेसिकली दिस इज व्हाट एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव के ऑपोजिट करना है, ब्रोमीन को आपको हमेशा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लगाना होता है, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ब्रोमीन को कहां पे लगाना पड़ेगा? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लगाना पड़ेगा। दिस इज फ्री रेडिकल रिएक्शन, CH3 CH CH3 हाइड्रोजनला टाकावं लागणार CH वर ऍज पर एंटी मार्कोनिकोव आणि ब्रोमीन अनएक्सपेक्टेडली जाणार CH2 वर। This will be your major product as per anti Markovnikov rule because peroxide is present over there. कळलं सगळ्यांना? पक्क? ऑलराइट, किती सोपं होतं बघा, काय अर्थ होता काय? इझी क्वेश्चन होता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे असर्शन रीजन जैसा पॉइंट दिया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया है। ये जनरली आपके बायोलॉजी में होता है, केमिस्ट्री में बहुत रेयरली AIIMS के समय यूज किया जाता था, लेकिन देखो नीट ने डाल दिया, मतलब अभी इसके आगे हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस का भी। तो एम्स के क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कीजिएगा। टेबल्स भी आए थे इस बार, जोड्या लावा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तर फार क्वचित असतात, त्यावेळेला 2-2 आले होते बायोलॉजी सारखं, पण तरी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ते वाचताना दिसताना एवढं मोठं दिसतं, घाबरायला होतं, पण अत्यंत सोपा विचारलेला प्रश्न है, इजी क्वेश्चन था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का ये क्वेश्चन था। सो क्या दिया है स्टेटमेंट 1 दोस्तों? देखो ये तो आपके मम्मी डैडी भी बता सकेंगे, इतना आसान क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, एस्पिरिन एंड पॅरासिटामॉल बिलॉंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक। नार्कोटिकचा म्हणजे हॅबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ज्यांनी नशा होते अशा ड्रग्सला आपण नार्कोटिक ॲनाल्जेसिक्स म्हणतो, माहिती आहे? कधी ॲस्पिरिन पॅरासिटामॉल खाऊन तुम्हाला नशा झाली का? परत परत खायची इच्छा झाली पॅरासिटामॉल? कधीच नाही। सो नार्कोटिक ॲनाल्जेसिक असतील का ॲस्पिरिन पॅरासिटामॉल? नाही। सो दिस इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, मॉर्फिन अँड हेरोईन आर नॉन नार्कोटिक ॲनाल्जेसिक, म्हणजे मॉर्फिन आणि हेरोईनमुळे नशा होत नाही असं त्यांचं म्हणणं। नार्कोटिक म्हणजे नशा ना, सो मॉर्फिन आणि हेरोईनमुळे नशा होत नाही। मग जर तसं असलं असतं तर उगाच पेपरमध्ये आलं असतं का? आज हिरोईन पकडले गेले, हिरोईन तस्करी करणाऱ्या लोकांना पकडलं,
चरस गांजा करणाऱ्या लोकांना पकडलं तर त्यांनी नशा होते. मग मॉर्फिन आणि हिरोईन हे नशा क्रिएट करणारे ड्रग्स आहेत, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स आहेत, आपल्याला माहिती है. सो वो नार्कोटिक कहलाएंगे. और यहाँ पे पता है कि वो नॉन नार्कोटिक है. तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है एंड स्टेटमेंट 2 भी गलत है. दैट्स वाय द ऑप्शन विल बी थर्ड. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 विल बी रॉंग. दिसायला एवढं मोठं दिसते पण किती 5-8 प्रश्न होतात तुम्ही बघू शकता. इझी लेवल क्वेश्चन अगेन. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolves in alkali. Obviously Hinsberg reagent च्या प्रेझेन्स मध्ये कोण रिॲक्ट होत असतं? प्रायमरी अमाइन्स रिॲक्ट होत असतात जे सॉलिड देतात आणि अल्कली मध्ये ते डिझॉल्व होऊ शकतात. हे आपण किती वेळेला पाठ केले अमाइन्स या चैप्टर मध्ये. सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम अमाइन्स और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता था याद करने के लिए, इसलिए मैं इसको मीडियम लेवल का दर्जा दूंगा. वैसे वो इजी है लेकिन मेरे लेवल पे इजी है, आपके लेवल पे वो मीडियम है ऐसा हम कहेंगे. सो प्रायमरी अमाइन्सच आपल्याला हिन्सबर्ग रिएजंट सोबत सॉलिड प्रेसिपिटेट देतात. सेकंडरी अमाइनची ऑइली प्रेसिपिटेट असते आपल्याला माहिती आहे. टर्शरी अमाइन तर रिॲक्टच होत नाही. सो प्रायमरी अमाइन्स जे आहेत ते सॉलिड प्रेसिपिटेट देतील आणि अल्कली मध्ये ते डिझॉल्व पण होत असेल. ऑलराइट. नेक्स्ट कितना आसान क्वेश्चन है. डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन. कितना बढ़िया तरीके से किया. अगेन जीओसी हो सकता है या अल्किन भी हो सकता है. लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर कुठला असतो कुठल्याही स्ट्रक्चरचा? इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन. बरोबर. आणि इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑलवेज किती डायहेड्रल एंगलवर असतो? 0 डिग्रीवर असतो. इथे नसून तर अजून काही काय विचारले ना, इक्लिप्स विचारले म्हणजे 0 डिग्री. सो इन दॅट केस इट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री. व्हेरी इझी क्वेश्चन नाही का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिमर्स. Which one of the following polymers is prepared by addition polymerization? Dacron. याचे मोनोमर्स तुम्हाला आठवत असतील. हे तर डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पार्ट असायच्या ना त्यांना हे लगेच जमेल. डायक्रॉन म्हणजे काय? टेरिलिन. काय कशापासून बनवलेलं असतं ते? इथिलीन ग्लायकॉल आणि टेरेफ्थॅलिक ऍसिडचं कंडेन्सेशन केलं जातं. म्हणजे डायक्रॉन हा कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशनने बनतो. नायलॉन 6,6 नावातच आहे 6,6 म्हणजे 2 6 कार्बन वाले मोनोमर वापरले. हेक्सामिथिलीन डायअमाइन आणि ॲडिपिक ऍसिड यांचं कंडेन्सेशन करून पॉलीअमाइड लिंकेज म्हणतात, त्याला आपण नायलॉन 6,6 म्हणतो. नोव्होलॅक हा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड कंडेन्सेशन पॉलिमर आहे. फिनॉल आणि फॉर्मल्डिहाइडचं कंडेन्सेशन होतं, चिटकतात आणि त्यामुळे नोव्होलॅक म्हणतो. ते तिन्ही सुद्धा कंडेन्सेशन पॉलिमर आहेत. मात्र टेफ्लॉन जर तुम्ही बघितलं तर हा टेट्राफ्लोरोइथिन आहे. तुम्हाला याचं स्ट्रक्चर हे आठवत असेल. हे असं होतं CF डबल बॉन्ड CF. हे असंच असं इकडे ठेवा, हे असंच असं इकडे ठेवा. पाय बॉन्ड ब्रेक करून एक एक इलेक्ट्रॉन इकडे द्या आणि बॉन्ड्स तयार करा. हा n नंबर ऑफ टाइम्स आहे. तुम्हाला हे असं स्ट्रक्चर मिळेल. इकडे एक बॉन्ड असेल, इकडे एक बॉन्ड असेल, वरती F असेल आणि खाली पण F असेल. हे जे स्ट्रक्चर आहे हे टेफ्लॉनचं आहे, टेट्राफ्लोरोइथिन. बरोबर. हा रिपीटिंग युनिट कंटिन्युअसली इकडे 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 जात जाईल. पाय इलेक्ट्रॉन्स अल्किन्स दिसले की आपल्याला माहिती आहे ऍडिशन रिएक्शन्स होतात आणि ऍडिशन रिएक्शन या क्लासिफिकेशनच्या खाली टेफ्लॉनचं एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे. सो दॅट्स व्हाय द आन्सर विल बी टेफ्लॉन विच इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम ऍडिशन पॉलिमरायझेशन. अगेन अ व्हेरी इझी अँड बेसिक लेवल क्वेश्चन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलिमर चॅप्टर. सो हे होते आपले कंपल्सरी क्वेश्चन्स मधले काही पॉइंट्स. अजून 1-2 बाकी आहेत तेही घेऊया. माझ्या मते आपण आता कंपल्सरी मधून बाहेर आलोय का? हे कंपल्सरी क्वेश्चन्सच चालू आहेत ना अजून आपले. हां, इतकेच होते आपले कंपल्सरी क्वेश्चन्स मधले आणि सगळेचे सगळे सोपे होते. ओके. आता आपण येऊया ऑप्शन्स. तुम्हाला जे 15 क्वेश्चन्स दिले होते त्यापैकी तुम्हाला माझ्या मते 10 सोडवायचे होते ना. सो ते बघूया आता आपण. त्याच्यापैकी बघा एक क्वेश्चन दिला तो थोडासा ट्रिकी आहे आणि तुमच्या लेवलला मी डिफिकल्ट म्हणेल. ॲक्च्युली तो सुद्धा इझीच आहे, पण तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही तर शिक्षक आहेत तुम्हाला इझी असेल. असं नाही. माझ्या स्टुडंट्सला तो इझीच वाटायला पाहिजे कारण मी हे घेतलेलं आहे वर्गामध्ये. NCERT सुद्धा दिलेलं आहे. ठीक आहे. तो काय एक्झाम भरतो बघा. ते दिसायला फक्त भयानक दिसतं. त्यांनी आपल्याला दिलाय सबस्टिट्यूटेड कीटोन इस्टर. हे स्ट्रक्चर दिले आणि ते म्हणतायत NaBH4 आणि इथेनॉल सोबत याला ट्रीट करा. काय बनतं असं त्यांचं म्हणणं. तुम्हाला आठवत असेल मी तुम्हाला लॉंग अगो ज्या वेळेला कार्बॉक्सिलिक ऍसिड शिकवला होता किंवा अल्डेहाइड कीटोन शिकवला होता, दोन्ही ठिकाणी मी सांगितलेलं होतं सोडियम बोरोहायड्रेट जे आहे डू नॉट रिड्यूस इस्टर्स असं कुठेतरी आपण लिहिलेलं आहे. त्यामुळे इस्टरचं रिडक्शन होत नाही, फक्त आणि फक्त
कीटोन्स रिडक्शन असतो, कारण की NaBH4 इज अ रिड्युसिंग एजंट. तर कीटोनचा पाय बॉन्ड काढावा लागेल, इथे एक हायड्रोजन लावायचा आणि खाली एक हायड्रोजन लावायचा. जे स्ट्रक्चर मिळेल ते इतकं सिंपल होतं, म्हणजे काही याला अर्थच नव्हता, फक्त हे माहिती पाहिजे होतं तुम्हाला. तुम्ही जर नीट NCERT वाचली असेल तर तिथे हे दिलेलं आहे. जरी NCERT नसेल वाचली तरी माझ्या नोट्स ज्यांनी व्यवस्थित प्रिपेअर केल्या आहेत त्यांना सुद्धा याची पूर्ण आयडिया आहे की NaBH4 रिड्यूस करू शकत नाही इस्टरला, तो फक्त अल्डिहाइड कीटोनला रिड्यूस करू शकतो. ठीक आहे. आणि माझ्यामध्ये ऍसिड क्लोराइड्सला सुद्धा आपण अल्कोहोल फिनॉल इथर्स मध्ये सुद्धा हे लिहिलेलं असावं. ठीक आहे. सो दिस इज द पर्टिक्युलर आन्सर फॉर दॅट स्ट्रक्चर. उगा भीती वाटण्यासारखा प्रश्न होता पण ऍक्च्युली त्याच्यात काहीच दम नव्हता. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑर फोटो इफ यू रिक्वायर. त्या ऑप्शन्स वाल्या क्वेश्चन मध्ये खूप ऑर्गॅनिकचे प्रश्न होते जेणेकरून तुम्हाला जास्त स्कोर करता यावा म्हणून. रब करू. नेक्स्ट पॉइंट, ये तो बहुत ही पांचट क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें कोई दम ही नहीं था यार. मैंने ये बहुत शुरुआत में लिया था आपका CH3 CH2 COO माइनस Na+, याला काहीच अर्थ नव्हता. डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती. यार काय सोपा प्रश्न होता, 4 मार्कात देण्यासारखा नव्हता, पण तरी चुकवलं असेल काही जणांनी. पण माझ्या विद्यार्थ्यांनी चुकवण्याची काही शक्यता नाही. हीट, एक कार्बन कमी झाला आणि सोडियम कार्बोनेट मध्ये कार्बन डायऑक्साइड इव्हॉल्व झालाय. हे आपण रिएक्शन खूप आधी पाहिली होती. आठवतं डिकार्बोक्सिलेशन अल्केनच्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन मध्येच झालेलं आहे. तुम्ही ह्या ऍसिडची केमिकल प्रॉपर्टी म्हणू शकता किंवा अल्केनची मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही म्हणू शकता. डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ सोडा लाईन. सोडाचं लिहिलेलं आहे, लाईन लिहायचं आहे. सो CO विल बी द आंसर. किती पांचट प्रश्न होता और इजीएस्ट इजी क्वेश्चन था, ऐसा हम कह सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है. ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. इसमें भी कोई इतना खास मुश्किल नहीं है, सिर्फ देखने में डर लगता है. ठीक है. उन्होंने क्या दिए, रिएक्शंस दी हुई है, 4 रिएक्शंस दिए लिस्ट 1 में. पहली रिएक्शन है SO2, 2 moles of SO2 plus O2 gives 2 moles of SO3. Second, HOCl in presence of Hnu gives OH free radical plus Cl free radical. Third, CaCO3 plus H2SO4 gives CaSO4 plus H2O plus CO2. And last, NO2 in presence of HNO NO plus oxygen. और यहाँ पे ऑप्शंस क्या थे? पहला ऑप्शन था एसिड रेन, दूसरा ऑप्शन था स्मोक, तीसरा ऑप्शन था ओजोन डिप्लीशन एंड चौथा ऑप्शन था ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन. ठीक है. ये 4 ऑप्शंस थे दोस्तों. बहुत ही आसान है दोस्तों. इतने आसान ऑप्शंस उन्होंने दिए थे. जो ऑप्शंस दिए देखने में डर लगता है, अगर एक का भी आपको आंसर पता होगा ना तो आपको सारे के सारे आंसर्स अपने आप आ जाएंगे. तो देखो दोस्तों, इनमें से आपको जो भी याद आया होगा अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं. ठीक है. देखो, ये सबसे आसान चीज है जो याद रह सकती है. फ्री रेडिकल मेकॅनिझम मुळे ओझोन लेयर डिप्लेशन होतं हे आपल्याला माहिती है. ठीक है. तो इसका आंसर था थर्ड. सो देखिए, बी का आंसर थर्ड होने वाला कौन सा ऑप्शन है? थर्ड एंड फोर्थ. सो 1 and 2 एलिमिनेट हो गए. सिर्फ 3 and 4 में अभी आंसर है जिसमें बी का आंसर है थर्ड. अब हमें देखना होगा बाकी के भी चीजों को. अब इनमें से जो भी आपको याद आ रहा होगा अच्छी बात है. देखो दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड है और कैल्शियम कार्बोनेट है. कैल्शियम कार्बोनेट इज नथिंग बट मार्बल. मार्बलवर सल्फ्यूरिक ऍसिडचे रिएक्शन झाल्यामुळे कॅल्शियम सल्फेट बनलं. हे ऍसिड रे, ताजमहल इफेक्ट. बरोबर. सो सी के लिए 1. ये 3 और 4 में कहां पे दिया है? 4 में. खत्म. देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऑप्शन विल बी 4. सी साठी 1 फक्त चौथ्या ऑप्शन मध्ये दिलेला आहे. ठीक आहे. मग आता बी आणि काय राहिले? ए राहिले, सॉरी, ए आणि डी राहिलेले. ऑब्वियसली ए चं काय असणार आहे? फोर्थ. आणि याचं काय असणार आहे? स्मोक. ठीक आहे. सो एक जरी आन्सर आपल्याला आलं 1 किंवा 2 तर आपलं पूर्ण कोडं सुटतं. काहीच अवघड नव्हतं. याला सुद्धा 10 सेकंद किंवा फार फार तर 15 सेकंदांच्या वर नाही लागलं पाहिजे. इजी लेवल क्वेश्चन अगेन. सिर्फ बड़ा था इसलिए इसको मैं मीडियम कहूंगा आपके लेवल के लिए.
और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने आई यूज टू से ऑलवेज एनसीईआरटी के रिएक्शंस में जितने भी इंटरमीडिएट्स दिए हैं सारे इंटरमीडिएट्स को देख लो, ये कहा था मैंने, ये एनालाइज किया हुआ है। पिछले भी एग्जाम में उन्होंने इंटरमीडिएट पूछा था, वो जो हेलोजनेशन ऑफ टोलिन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट का बाद में जो बना था बेंजाल्डिहाइड, उसका इमीडिएट पहले आने वाला इंटरमीडिएट पूछा था और वो था बेंजल क्लोराइड, वो उसका ऑप्शन था। तो इस बार भी मैंने आपको अगर पता होगा तो हमने हमारे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में आईसीडी के ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस लिए थे, जितने भी अभी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए। ठीक है, टेबल वगैरह नहीं लिया है, लेकिन बहुत से मिलते जुलते क्वेश्चंस तो थे ही, आप देख सकते हो, मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि हमारे टेस्ट पेपर्स में इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज है, जैसे कि अभी ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो एज इट इज आपको मिलेगा दोस्तों। ये जो दिया हुआ है इटार्ड रिएक्शन दिए, सेम क्वेश्चन मैंने एनालाइज करके टेस्ट सीरीज में डाला था, यही क्वेश्चन था। आपको पता होगा क्या, ये तो आईसीडी में दिया था, ये सेम क्वेश्चन इटार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछा है उन्होंने क्या दिया है आपको, टोलिन दिया हुआ है। तो माझं सांगणं, जे रिपीट करत असतील किंवा जे आता फ्रेशर असतील, जे देणार आहेत एक्झाम, जे माझा व्हिडिओ बघत असतील, त्यांना सांगणं आहे की नेहमी मी त्यांना वर्गातही सांगतो, एनसीईआरटी मध्ये जेवढ्या रिएक्शन्स आहेत त्यांचे इंटरमिडिएट्स बघून घ्या। मी जे काय शिकवले ते जास्त शिकवलेलं आहे, त्यांचे इंटरमिडिएट्स बघायचे नाहीयेत। एनसीईआरटी ज्या रिएक्शन्स आहेत त्या आपल्या नोटबुक मध्ये ज्या रिएक्शन्स असतील तिथे कॅपिटल एन लिहून ठेवा रेड पेननी, म्हणजे लक्षात येतं या रिएक्शन्स एनसीईआरटीच्या ते आधी पाठ करायच्या, आणि त्यांच्यात जर इंटरमिडिएट असतील, त्यांच्यात जर काही महत्त्वाचे पॉईंट्स असतील तर ते आधी पाठ करायचे, मग उरलेलं नंतर रिवाइज करायचे, असंच करायचं, म्हणजे प्रॉब्लेम येणार नाही। मग तुम्हाला क्रोमॅट क्लोराइड दिला होता इन प्रेझेन्स ऑफ CS2, X हा इंटरमिडिएट बनतो, त्याची नंतर हायड्रोलिसिस होते, ऍसिड हायड्रोलिसिस म्हणूया, आणि बेंझाल्डिहाइड तयार होतो। या रिएक्शनचं नाव इटार्ड रिएक्शन होतं, आणि इथे जे काय तयार होतं ते क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स तयार होतो। मी तुम्हाला सांगितलं होतं ऍज इट इज पाठ करून टाका, आणि पाठ होत नसेल तर मी तुम्हाला कसं लक्षात ठेवायचं त्यावेळेला सांगितलं होतं। OCrOH Cl2 टेकन ट्वाइस हा इंटरमिडिएट बनतो इथे। त्याचा आन्सर डायरेक्ट इथे दिलेला होता, अत्यंत सोपा प्रश्न एनसीईआरटी मधला, फक्त ते स्ट्रक्चर घाणेरडं आहे, तुम्ही बघितलं नसेल तर भीतीदायक वाटतं एवढंच। हे मी तुम्हाला ट्रिकी वेनी सुद्धा लक्षात ठेवायला सांगितलेलं होतं। सो आपण जे घेतलंय त्याच्यापेक्षा व्यतिरिक्त काहीही आलेलं नाहीये, सेम आपण घेतलेले सगळे एक्झाम्पल्स किंवा त्याच्याशी मिळते जुळते एक्झाम्पल्स होते, म्हणजे आयसीडी लावून तुम्ही काही चूक केलेली नाही असं तुम्हाला वाटत असेल, त्यावेळेला तुम्हाला वाटत असेल, कोणी सांगितलं असेल तर आयसीडीचेच प्रश्न उतरतात, काही फेकतात म्हणून असं वाटत असेल, पण आता तुम्हाला दिसते, मला खूप विद्यार्थ्यांनी सांगितलं सर खरंच होते, आपण जे वर्गात घेतले आतापर्यंत जेवढ्या केवढ्या युनिट टेस्ट झाल्या, जेवढे केवढे आपण ग्रँड टेस्ट घेतल्या किंवा ज्या टेस्ट सिरीज आत्ता घेतल्या होत्या क्रॅश कोर्सच्या वेळेला, नीटच्या आधी, तर त्यावेळेला जे काही प्रश्न घेतले होते सर त्याच्या व्यतिरिक्त काही आलंच नव्हतं। एक तर तेच क्वेश्चन्स डायरेक्टली होते किंवा त्यांच्याशी मिळते जुळते त्याच पॅटर्नवर क्वेश्चन्स होते, मात्र आमचा अभ्यास सगळा झाला होता, वर्गात ते सगळं घेतलं होतं, ते सगळं आलेलं आहे, असा एकही प्रश्न होता की जो आम्हाला समजला नाही, जो आम्ही कधी ऐकलाच नव्हता, सरांनी वर्गात घेतलं होतं, हा तुमचाच फीडबॅक असेल, माझा नाही, बरोबर आहे की नाही। सो जिथे कुठे चूक झाले ते आता अवॉइड करायला शिका इथून पुढे। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ फोटो इफ यू रिक्वायर। हो गया होगा ऐसी उम्मीद है, आगे बढ़ते। सो ये क्वेश्चन फिर से एल्डिहाइड कीटोन्स का, एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन थे इस बार, जीओसी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, बायोमोलिक्यूल के ऊपर एक था, पॉलीमर के ऊपर एक था, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक था, हाइड्रोकार्बन पे 2-3 थे, हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर्स कॉम्बिनेशन में पूछे गए थे, तो सारे चैप्टर्स थे। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत पहली परंपरा है कि कभी कभी बहुत रिएक्शंस जो है कंबाइन करके दी जाती है, ये चैप्टर वो चैप्टर को कंबाइन करके रिएक्शंस फ्रेम की जाती है, तो हम ऐसी भी प्रैक्टिस आपसे करवा लेते हैं, तो इसमें कोई इशू तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया दोस्तों, ट्राइब्रोमो एनिलीन दिया हुआ है। बेसिकली ये अमाइन चैप्टर का है, अमाइन चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आए थे। सो इट इज ट्राइब्रोमो एनिलीन, उसकी सैंडमेयर रिएक्शन की जा रही है, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बरोबर। सो इथे डायझोनियम सॉल्ट बनतो, आपल्याला माहिती आहे, डायझोटायझेशन रिएक्शन आहे, सॅन्डमेयर रिएक्शन, सॉरी डायझोटायझेशन म्हणूया आपण त्याला, कारण पुढे कॉपर हायलाइट वापरलेला नाही त्यांनी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, इससे क्या बनने वाला है, इस R के प्रेजेंस में
वो डायजोनियम हटने वाला और सिर्फ ब्रोमीन रहेंगे, यहाँ पे ट्राइब्रोमोबेंजीन रहेगा। सो इसका मतलब ये हट गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, तो कौन सा रिएजेंट हाइड्रोजन देगा? मैंने आपको बताया था कॉपर साइनाइड लोगे तो ये हट जाएगा और साइनाइड लग जाएगा, साइनोबेंजीन बनेगा, तो वो तो नहीं हो सकता है। वाटर में H+ एंड OH- बनेगा, H+ बन रहा है दोस्तों, तो H+ एंड OH- भी हो सकता है, लेकिन वाटर इतना इफेक्टिव नहीं है कि ये इसको डिस्प्लेस कर दे। CH3 CH2OH, अब CH3 CH2OH में से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेफरेंशियली अटैक कर सकता है, और HI की भी कोई गुंजाइश नहीं है। HI का आयोडीन यहाँ पे लग सकता है अगर हम HI यूज करते हैं तो, इसी वजह से HI को अवॉइड किया जाएगा। तो आंसर विल बी व्हाट? इथेनॉल। कंफ्यूजन सिर्फ दो ही ऑप्शंस में हो सकता था, वाटर एंड इथेनॉल में। सो प्रेफरेंशियली हम क्या यूज करेंगे? इथेनॉल यूज करेंगे, बिकॉज इथेनॉल से जल्दी फास्ट डायजोनियम हटके यहाँ पे हाइड्रोजन लग सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया था वो ये था, उन्होंने रिएक्शंस दी थी। बेन्झीन ही पण एक्झाम्पल मी घेतलं होतं वर्गामध्ये, ऍक्च्युली असं नव्हतं, थोडंसं वेगळं होतं, सिंगल क्वेश्चन्स कुठे ना कुठे विचारलेले होते मी। अनहाइड्रस AlCl3 CuCl R C double bond O CH3 plus NaOH C R CH2OH plus R dash C double OH concentrated acid, H2SO4 दिला मी, ऍसिड घेतला, असं काही फरक पडत नाही। R CH2 C double OH with presence of X2 रेड फॉस्फरस आणि हायड्रोलिसिस। सो बघा, तुम्ही फ्लोचार्ट बनवले असतील त्या सगळ्या रिएक्शन तुम्हाला ओळखीच्या असतील। पहिली रिएक्शन जी आहे ते गॅटरमन कोच आहे, को मी लक्षात ठेवायला सांगितलं होतं। बेन्झीन कार्बन मोनॉक्साईडच्या प्रेझेन्स मध्ये बेन्झाल्डिहाइड बनवतो, आठवतंय? सो दिस वॉज गॅटरमन कोच सिंथेसिस। हे सगळं फ्लोचार्ट मध्ये तुम्ही लिहिलं असेल तर इमिडिएटली तुमच्या डोळ्यासमोर नोटीस आउट झालं असेल। हे पण आपण एका क्वेश्चन मध्ये टाकला होता प्रश्न। सोडियम हलाइड दिसला, सोडियम ऑक्सीहलाइड किंवा हायपोहलाइड म्हणूया, मिथाइल कीटोन दिसतोय, म्हणजे हे हॅलोफॉर्म रिएक्शन आहे। इथे CHI3 ची किंवा CHX3 ची आपलं प्रेसिपिटेट मिळते, ही आहे हॅलोफॉर्म टेस्ट। अल्कोहोल आणि ऍसिड ची रिएक्शन आहे इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड एज अ कॅटलिस्ट। अल्कोहोलचा OH हायड्रोजन जातो, ऍसिडचा OH जातो आणि इथे काय तयार होतात? ईस्टर। आणि मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एज व्हाट? एस्टरिफिकेशन। हे सगळं घेतलेलं की नाही, आठवतंय का नाही? एंड रेड फॉस्फोरस हैलोजन, एसिड है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, हैलोजन इस हाइड्रोजन को हटा के लग जाएगा, अल्फा हैलो एसिड तैयार होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। सो देखो, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे 3 चैप्टर्स को कंबाइन करके ये तैयार किया हुआ है। तो ये टेबल वाला क्वेश्चंस अभी पूछने के चांसेस बढ़ गए। 2 टेबल वाले क्वेश्चंस थे, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, अगले एग्जाम में भी ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आदत रखनी है हमें। तो ये अगर आपको फ्लोचार्ट्स याद होंगे तो आपको इमीडिएटली सारे रिएक्शंस के नाम आ जाएंगे और उनको बस जस्ट आपको मैच करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस खत्म। मेरे ख्याल से 16 क्वेश्चन से 16 to 17 क्वेश्चंस हम कहेंगे। 17वां प्रश्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पण येऊ शकतो, म्हणून मी तो इथे डिस्कस केलेला नाही, इम्पिरिकल फॉर्मूला वाला। सो दोस्तों, मुझे बताओ कुछ हार्ड था क्या? 16 प्रश्न जरी म्हणले तरी 16×64, 64 मार्क्स इज नॉट अ जोक। 64 मार्क्स सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर मिल जाएंगे अगर नॉलेज क्लियर होगा तो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से थोड़ा सा स्कोर आपका बढ़ गया होगा। ठीक है, सो 64 मार्क्स पैकी ॲटलीस्ट 60 मार्क्स तरी तुम्हाला मिळाले असतील अशी अपेक्षा आहे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 40 मार्क आणि फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये 20 मार्क, असं जरी धरलं तरी सहज कुठल्याही विद्यार्थ्याला 120 मार्क पडणं अवघड नव्हतं। 120 प्लसच व्हायला पाहिजे, इतना सोपा पेपर होता केमिस्ट्री का। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइटली नहीं लिया था आपने, बहुत ही अच्छी तरीके से लिया था, और मैंने भी कुछ तो भी थोड़ा सा पढ़ाया था। आईसीटी के पेपर्स से ही क्वेश्चंस आए थे, आप देख सकते हो, आपके पास वो पेपर्स होंगे, क्रॉस चेक कर लो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बिकॉज हमने भी एनालिसिस की हुई रहती है पेपर्स की, पिछले वाले पेपर्स की,
दो चार सीनियर टीचर्स से जो एग्जामिनर्स होते हैं उनसे डिस्कस किया हुआ रहता है, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया हुआ रहता है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, पिछले जितने भी बैचेस हमारे हाथ के नीचे से गई है उनके जो स्टूडेंट्स है उन्होंने जो फीडबैक दिया है, टॉपर्स एज वेल एज फेलियर्स दोनों ने भी, रिपीटर्स ने भी जो भी फीडबैक दिया है उसको समझते हुए हम सारे क्वेश्चंस तैयार करते हैं और वो क्वेश्चंस बहुत ही सिमिलर रहते हैं नीट के एग्जामिनर्स के पैटर्न्स के हिसाब से। और आप देख सकते हो कि अगर ऐसे सारे पैटर्न्स अगर हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस के तो आपको ज़्यादा कुछ खास मुश्किल नहीं आई होंगी, आईसीटी के स्टूडेंट्स को तो मुश्किल नहीं आई होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है एटलीस्ट। ठीक है, उनके कम मार्क्स आए होंगे, उनको नहीं आया होगा, लेकिन एटलीस्ट वो ये मानेंगे कि सर ने ये लिया था, कहीं ना कहीं हमारे पेपर्स में था। तो इसी वजह से हम जो दावा करते हैं वो कोई गलत नहीं है, वो सब सही है दोस्तों। सो आप हम पे ट्रस्ट कीजिए। पिछली बार भी हमारे पास 171 का केमिस्ट्री का टॉपर था, तो ऐसे नहीं हुआ होगा वो, तो आप में से भी कोई टॉपर आएगा। अच्छे मार्क्स की ही उम्मीद मुझे है आपसे, अच्छे से प्रिपेयर करो। जो रिपीट करना चाहते हैं उनके लिए भी कहूँगा कि यहाँ पे आईसीडी में ये सब अच्छे से फिर से लिया जाएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल में लिया जाएगा, बिकॉज बेसिक चीज़ें तो आपको पता है। फिर भी अगर ऐसा लगता है आपको कहीं पे कि नहीं सर ये बेसिक चीज़ फिर से बताइए, तो हम बता देंगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आपने रिपीटर्स बैच ज्वाइन की है आईसीडी की तो जो लोग अभी जस्ट 12th में नीट देने वाले हैं या फिर जो नेक्स्ट ईयर में नीट देने वाले हैं व्हाट्सोएवर, इन दोनों स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि देखो दोस्तों पेपर बहुत आसान था, अभी आप फ्रेश हो 12th में तो आपको इस बहुत सी रिएक्शन जानी पहचानी लग रही होंगी और आपको लगेगा यार कितना आसान है। तो ये आसान कब है? बिकॉज आप उसको लर्न कर रहे हो, अभी आप फ्रेश हो, इसी वजह से आपको ये याद आ रहा है। 5-6 महीने के बाद, 7-8 महीने के बाद जब नीट एग्जाम के समय ये याद आने लाने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। इसके लिए एक ही ट्रिक है, आपको वो फ्लो चार्ट्स बनाने हैं और उसको कंटिन्युअसली गॅप में जरी झालं तरी सुद्धा कधीतरी महिन्यातनं एकदा दोनदा रिवाइज करना ज़रूरी रहेगा, तभी इसको याद रहेगा। जैसे आप ब्रश करते हो हर रोज़, वैसे फ्रिक्वेंटली इसको रिवाइज करना ज़रूरी रहेगा। वो आपके ब्रेन को अच्छी तरीके से ट्रेन करेगा इन सारे रिएक्शंस को लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए, और सही समय में सब कुछ सूझबूझ करते हुए उसको अप्लाई करने के लिए आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिल जाएगी अगर आप रिवाइज करते हो कंटिन्यूसली तो। ठीक है, और उसके बाद भी मैं कहूँगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनीवेयर। मुझे जैसा टाइम अवेलेबल होगा मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप टेंशन मत लीजिए। एज अ फ्रेंड मुझे ट्रीट कीजिए और आपको जो भी डाउट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिंदास्त पूछिए, है ना। मी पण बिंदास बनता आहे, मी कधीच तुमच्यावर चिडत नाही, चिडलो तरी टाइमपास म्हणून चिडतो, अगदी मनापासून चिडत नसतो, माझ्या मनात काही नसतं, माहिती तुम्हाला तुमच्याच भल्यासाठी आहे। कधीही काही डाऊट आला तर विचारा। जे आता नीट पास झालेत चांगल्या मार्कांनी किंवा ज्यांनी आता ठरवले परत रिपीट करायचं नाही आहे त्यांना फ्युचरसाठी ऑल द बेस्ट। इथे आपला संबंध संपला असं समजू नका, आपण आता लाईफ टाईमसाठी एकमेकांचे फ्रेंड्स आहोत, टीचर्स आणि स्टुडंट्स आहोत। कधीही कुठलीही गरज पडली, पैसे सोडून कुठलीही गरज पडली मॉरल सपोर्टची किंवा अजून कुठल्याही गोष्टीसाठी तर आम्ही सगळे आहोत, कधीही आमच्याकडे तुम्ही येऊ शकतात। आणि जे नवीन विद्यार्थी जे आता एक्झाम देणार आहेत त्यांच्यासाठी तर आम्ही आहोतच, काही डाऊट असला तर कधीही विचारा। तोपर्यंत भेटूया आपण जेव्हा केव्हा शक्य होईल तेव्हा। बाय बाय, हॅव अ नाईस डे, टेक केअर अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर।